सवाल की रिक्वायरमेंट है। सवाल जब मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त सवाल है, ये तो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी, डिस्कस द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, और मैं तो बड़ा चैंपियन हूं उसमें, मैं तो डिस्कस द पॉसिबल इम्प्लीकेशन लिख दूंगा। सवाल की रिक्वायरमेंट आ गई, इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 6 आई कैप की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया कभी। क्वेश्चन नंबर 5 आई कैप की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आई कैप की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 का कंटेंट 1000 बार आ चुका है, चेंज क्या हो गया? रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अगली बार रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी? ड्राफ्ट दी ऑडिट रिपोर्ट। अगली बार रिक्वायरमेंट सेम सवाल होगा, रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी? ड्राफ्ट दी रेलेवेंट ऑडिट रिपोर्ट, और आप लगा ले आपको 2 नंबर के लिए। समझ आ रही है? तो कौन ये सवाल तो वही जो पूछ चुका है बहुत बार, ही है इस तरह के सवाल तो बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए क्या करा सिर्फ वो सिर्फ रिक्वायरमेंट के साथ खेल गया। रिक्वायरमेंट क्या? इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन डिस्कस द reporting implications including the changes that needs to be made in the audit report as illustrated in ISA 700। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? Pioneer Electronic Limited had implemented a new accounting software in 2021 due to high pressure from top management. The implementation of the new accounting software was hurried, which has resulted in numerous errors in the inventory, payable and receivable module of the software. The staff is still in the process of identifying and rectifying the software deficiencies. The audit team has been unable to verify these balances through alternative means. Inventory, payable and receivables are appearing as rupees 200 million, 150 million and 100 million respectively in the financial statement. 3 balances के ऊपर तो आप काम ही नहीं कर पा रहे, ऐसा ही है। तीन बैलेंसेस के ऊपर तो आप 100, 150, 200, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 450। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपका? 500। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्कोप लिमिटेशन है वो सिर्फ मटेरियल नहीं है। तो इट मींस इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन डिस्कस द, हाँ जी, डिस्कस द रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द चेंजेस। इसका आंसर था कैसे? डिस्कस द रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। आप सबसे पहले ये बोलोगे, सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? सवाल में आपको दिया हुआ है न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया जिसकी वजह से ठीक ठाक एरर्स हो गए, ऐसा ही है। और इन बैलेंसेस के ऊपर जो भी आपको बैलेंसेस दिए हुए इसके ऊपर मैं कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका। दिस इज दी, जल्दी जल्दी, दिस इज दी scope limitation beyond the control of management, and therefore इसका impact क्या हुआ? इसका impact क्या हुआ? therefore auditor is unable to obtain, जल्दी छेती sufficient appropriate audit evidence. The impact is material plus pervasive। क्यों pervasive? 450, 500 को डिवाइड करें 500 से और 1800 से और 1800 से, तो आपको लगेगा ये एक जो स्कोप लिमिटेशन है, मटेरियल भी है, ये परवेसिव भी है। Therefore ऑडिटर शैल एक्सप्रेस कौन सा ओपिनियन? कितने लोगों ने ये लिख लिया था प्यारे बच्चों? जल्दी से छेती, कितने लोगों ने ये लिख लिया था? ये लिख लिया था। इसके 2 से 3 मार्क्स, इसके 2 से। डिस्कस द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, डिस्कस करनी है ना। इसने कहा, इसने ये नहीं कहा कि जी मुझे तो बता दो होगा, इसने कहा डिस्कस करो, डिस्कस। और यहां तक पहुंचने के लिए डिस्कशन जरूरी है, और ये ऐसा का स्ट्रक्चर हम जो बनाते थे सही कह रहा है। अगर आप डिस्क्लेमर देंगे तो आपके रिपोर्ट में क्या चेंजेस आएंगे? अब बच्चा यहाँ पे वही फुल स्टॉप लगा लेते, आगे पढ़ते ही नहीं। तो भाई सबसे पहला चेंज तो ये आएगा। अच्छा, अब अगर ये सवाल आ गया तो बाइबल क्या है मेरे लिए? मेरे लिए बाइबल है ओपिनियन, मेरे लिए बाइबल है बेसिस फॉर ओपिनियन, मेरे लिए बाइबल है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, मेरे लिए बाइबल है की ऑडिट मैटर, मेरे लिए बाइबल है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, मेरे लिए बाइबल है भाई यही चेंजेस आएंगे। बाइबल तो सामने रखे ना आपने, भाई चेंजेस यहाँ पर आएंगी। पहली चीज ओपिनियन चेंज हो जाएगी, किस नाम से? बेसिस फॉर ओपिनियन चेंज हो जाएगा, किस नाम से? बेसिस फॉर
डिस्क्लेमर कि ऑडिट मैटर का सेक्शन नहीं आएगा। तीसरा चेंज, कैम का जब डिस्क्लेमर देते हो कैम नहीं आता। ये 705 में बच्चा रह गया, 701 तो पढ़ा ही नहीं। और सुने, ओपिनियन में आता हम सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं, वी हैव बीन दी ऑडिटर, नहीं, वी हैव ऑडिटेड द एबीसी कंपनी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एबीसी। याद आ रहा है प्यारे बच्चों, ओपिनियन में क्या लिखता था मैं, वी हैव ऑडिटेड द एबीसी कंपनी। प्यारे बच्चों ऑडिट किया थोड़ी आपने, ये ऑडिट का वर्ड चेंज हो जाएगा engaged. We have been engaged to conduct an audit. We have not audited. आप disclaimer दे रहे हैं, we have not audited. We have been engaged to conduct an audit. बहुत आप सोचे ना, अगर आपने लिख दिया we have audited, इसका मतलब आपने ऑडिट तो किया ही नहीं है यार, आप तो डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा चेंज था। याद है बेसिस फॉर ओपिनियन में एक लाइन लिखता था, क्या लाइन लिखता था, वी बिलीव audit evidence, बच्चों, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient, appropriate audit evidence। यहाँ पे आप कह रहे हो मुझे sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला, और रिपोर्ट में आप कह रहे हो we believe। रिपोर्ट में जो चेंज आएगा वो चेंज ही आएगा कि आप ये लाइन नहीं लिखोगे। रिपोर्ट में जो चेंज आएगा वो चेंज, आप ये लाइन नहीं लिख सकते भाई। और सारा किताब में आ रहा है, किताब में बाकायदा लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप डिस्क्लेमर दोगे तो ये चेंजेस हैं, तो बाकायदा डिस्क्लेमर की रिपोर्ट लगी हुई है। मजे से बैठ के ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे, मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ली, मैंने रिस्पॉन्स बनाया, मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी देखी, मैंने गोइंग कर, अबे लांतियों डिस्क्लेमर है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन का सिर्फ पहला पैराग्राफ आएगा, बाकी सारे पैराग्राफ एलिमिनेट हो जाएंगे, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन आएगा ही नहीं। आप कह रहे हो कि मैंने काम नहीं किया, और आप ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में ये बताओगे तेरे भाई ने रिस्क भी आइडेंटिफाई किया, रिस्क भी असेस किया, रिस्पॉन्स भी बनाया, प्रोसीजर्स भी करे, गोइंग कंसर्न को भी देखा, अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी देखा। याद है रिपोर्ट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सारे पैराग्राफ खत्म, सब खत्म। समझ आ रही है? सिर्फ जो पहली 2-3 लाइन आ रही थी सिर्फ वो आ रही थी, बाकी सारी लाइन खत्म। प्यारे बच्चों यहाँ पे 4-5 मार्क्स छुपे थे, ये जो 2 मार्क्स थे। आई कैप की हिस्ट्री में आज तक ये सवाल नहीं आया, और सोचे अगली अटेम्प्ट का, और अल्लाह से पनाह मांगे अगली अटेम्प्ट में अगर रिक्वायरमेंट आ गई, ड्राफ्ट दी रेलिवेंट ऑडिट रिपोर्ट, क्या हाल होगा तुम लोगों का। और 7 नंबर ही, अब आप बोलोगे यार इतनी ज्यादा ऑडिट, बच्चा बैठ के पूरी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहा होगा। आप सोचे डिस्क्लेमर है और बच्चा बैठ के क्या लिख रहा होगा, लिखना ही नहीं है, 3 लाइनें लिखनी है। Our responsibility is to express an opinion on the FS। आप समझ रहे, कैंप का सेक्शन तो आएगा ही नहीं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी टू प्रिपेयर एफएस अकॉर्डिंग टू द रिस्क, टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू इंटरनल कंट्रोल गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आएगी। और उसने आपसे ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ये सारी चीजें पूछ ली 7-10 नंबर की, आप कहाँ खड़े हैं यार। और पास पेपर की प्रैक्टिस करके, पास पेपर में है ही नहीं समझ, पास पेपर में नहीं है। आप देख ले पेपर में मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि आपका जो फोकस जिन एरियाज के ऊपर था वो एरियाज उसे टेस्ट ही नहीं करे, उन्हीं चीजों को उसने सवाल को ट्विस्ट करके दे दिया। रिटर्न पूरा याद करके गए, लेकिन जब सवाल देखा तो सवाल चेंज आ गया। ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क सब पता था, लेकिन जब सवाल आया 20 नंबर का तो ब्लैंक। ये सवाल देखे ना, ये मार्क्स थे, और ये प्रेजेंट है। बाइबल तो सामने रखे ना यार, ओपिनियन बेसिस में थोड़ा सोचे। यही वो मसला है कि जहां आप क्लास, एक चीज जो मैंने नोट करी ना, जो माशाल्लाह बच्चे पास हुए और जो बच्चा फेल भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा सारे फिजिकल बच्चे पास हुए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे ऑनलाइन में। एक बच्चे का भी एलिमेंट होता है ना यार, बच्चा बहुत ज्यादा जीनियस होगा तो वो खुद से पढ़ के भी पास होता है, बच्चे का क्रेडिट होता है। लेकिन जो हमने एनालिसिस किया, हमने रिजल्ट्स कंपाइल करे, एक चीज जो कॉमन थी ना, और जो उसको अटेंडेंस वगैरह से हमने कंपेयर करा और बच्चे के नाम से कंपेयर करा, जिसने फिजिकल क्लासेस ली थी उसका पासिंग परसेंटेज थोड़ा ज्यादा, और जिसने
ऑनलाइन क्लासेस ली हुई थी और 1.5 की स्पीड से और 2 की स्पीड से और 3 की स्पीड से बैठ के वो देख रहा था, उसका पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम था। हैंग हो गया, आपने आगे बटन दबा दिया, और वो 2-3 मिनट के अंदर वो एक कॉन्सेप्ट निकल गया और पेपर में आ गया, तेरा नंबर का पता ही नहीं चला। आप सोचे ना, इन एरियाज के ऊपर आपको लगता है किसी टीचर ने 10 घंटे भी लगाए होंगे? सिंपल सी बात, आपको लगता है इन एरियाज के ऊपर किसी ने 10 घंटे पे लगाए होंगे? तो बीच बीच में निकल गया होगा यार शायद, या किसी ने तो कवर भी नहीं कराए होंगे, किसी की तो किताबों में भी नहीं होंगी ये चीजें, तो बीच बीच में निकल गया होगा भाई ये। आप समझे, इस चीज का खास ख्याल रखना है। अनलेस मजबूरी है, यहाँ से भी पढ़ रहा हूँ वहां से भी पढ़ रहा हूँ, दूर है ये वो, आपसे ही पढ़ना है, ले लिया ऑनलाइन, चलो बीच में फिजिकल ले सकते हो, कभी फिजिकल ले लो। लेकिन एक जो सजेशन, जो एक चीज हमने नोट करी है ना ट्रेंड में, आई कैप का ट्रेंड में, वो एक चीज ये नोट करिए यार कि जो फिजिकल ले रहा है ना, वो क्या कहते हैं, उसका पासिंग परसेंटेज फिर भी अच्छा है बनिस्बत उसके जो कि लाइव ले रहा है, और लाइव में भी रिकॉर्डिंग ले रहा है, तो उसको तो और थर्ड क्लास है यार। आप सोचे इस चीज को। मैं आज आपको एमबीबीएस का 4 साल का कोर्स पकड़ा दो यूएसबी में, और मैं कहूँ घर बैठ के रिकॉर्डिंग देखो और बन सकोगे डॉक्टर? सिंपल से अपने आप से ही बात करें। मैं आपको एमबीबीएस का 4 साल का कोर्स जहां से बोलो यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड करके देता हूँ यूएसबी में, मैं आपको पकड़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ लेक्चर देखो बैठ कर, बन जाओगे 4 साल में यार, क्या डॉक्टर बन ही नहीं सकते यार? समझ आ रही? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनोगे यार भाई? टाइम सेव करना है, अच्छा टाइम जा कहाँ रहा है? मेरे ये समझ नहीं आ रहा टाइम जा कहाँ रहा है, कि लेक्चर भी नहीं देख रहे, 2 की स्पीड भी लगा रहे हो, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, बट टाइम बचा के टाइम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, ये समझ नहीं आता मुझे। दही लेने जा रहे हो, धनिया लेने जा रहे हो ना, कर क्या रहे हो फिर यार भाई? सिंपल से सवाल है, कैसे मेरा टाइम सेव हो जाए। तो टाइम सेव हो गया, सही है, तो 10 सवाल एडिशन करें? नहीं, 10 सवाल एडिशन का, जो 10 सवाल क्लास में करें उसकी प्रैक्टिस नहीं करें, क्विज़ नहीं दे रहा बच्चा, रिकॉर्डेड देख रहा है, लेकिन एक क्विज, एक एमसीक्यूज असाइनमेंट वगैरह उसने जमा नहीं करा। तो भाई ऑनलाइन लेके टाइम सेव करके जा कहाँ रहा है टाइम फिर? आप समझिए, थोड़ा सा ख्याल रखें, बिकॉज आप अपने मंजिल के करीब है यार। आप पीआरसी के बच्चे थोड़ी है यार कि चलो 1-2 चांस ले लिया, तो फॉर्म में पता है इंडक्शन होनी नहीं है यार, जितना पुराना एफटीएस होता रहेगा और मसले आएंगे, पता ना खासा किसी खराब फॉर्म में चले गए, 3.5-4 साल जाया हो जाएंगे, उसके बेसिस पे अगले 30-40 साल जाया हो जाएंगे। बच्चा टाइम सेव कर, आप एक प्रोफेशन में आए, करियर में आए यार, तो फिर खुदा का वास्ता है कि उसको थोड़ा सा सीरियसली लें। यहाँ तक बात समझ आती है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ मार्क्स छुपे हुए थे मेरे, क्लियर हम सारे यहाँ पे, क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, इसको अगर 2 मिनट नोट करना है नोट कर लो, मैं चाय पी लूँ बच्चों। 28 आ रहे हैं, आप 48 पे फेल हो, ऐसा हो नहीं सकता। या मैं को मेरे साथ तो 48 आ रहे हैं, आप 28 में फेल हो। पिन पॉइंट एक सवाल में पता चल जाता है काम उसका। एक बैच पढ़ा रहा था, एक लड़की बड़ा कॉन्फिडेंटली आई, सर सब 2 बहनें थी, एक पास हुई, सवाल ही नहीं होता सर, साथ बैठ के पढ़ाई करिए, साथ बैठ के लिखा है, मैंने कहा जो लिखा है वो लेके आ जाओ, तो वो लेके आई है। जब मैंने उससे मार्क्स नहीं पूछे थे, मैं आपसे हेल्प कह रहा हूँ, डांस का पेपर चेक किया, मैंने कहा मेरे हिसाब से आपके 34-35 मार्क्स बनते हैं, उस बच्चे के 32 मार्क्स थे। उसने कहा सर ये गलतियां हुई है मुझसे और ये चीजें मैंने मिस करी। आपको लगता है कि इनहेरेंट रिस्क इज हायर और कंट्रोल रिस्क आपने लिखा होगा, आपकी सोच है, आपने आपके 1 नंबर भी नहीं आएंगे सर। तो इस चीज को, एक चीज आपको पता और दूसरी चीज को इसको लिखना, जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपके?
प्यारे बच्चों पार्ट बी देख ले, पार्ट भी आसान था यार। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी। प्यारे बच्चों आ जाए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 भी। हमारी क्लास कब तक थी? 8:30 तक थी ना, तो हमारे पास है 15-20 मिनट। हाँ तो यार, तो आपके लिए तो पढ़ा रहा हूँ यार, सही है ना यार। अगर ये सवाल नहीं करते पार्ट है, पता चलता आप लोगों को कभी। Your firm has been appointed as the auditor in place of a retiring auditor for Smart Footwear Limited, a listed company. SFL owns numbers of retail outlets across Pakistan, and many of them were acquired on a rental basis during the year. During the year, SFL has adopted IFRS 16 leases. The audit team has made significant efforts to revise the adjusting entries made in the FS to reconcile the changes in accounting policy. The matter was discussed in detail in the audit committee meeting. Your audit team has given detail about the adjustment. सवाल क्लियर है भाई? नया स्टैंडर्ड आया IFRS 16, मैनेजमेंट ने कहा यार ठीक ठाक रातें लगी, हमारी एफर्ट्स लगी, 2 साबित से डिस्कस भी हुआ, रिकंसाइल किया, बड़ा कुछ हुआ. Discuss the possible implication. The matter is a key audit matter. क्यों? मैटर कम्युनिकेट भी हुआ है दोस्त विद गवर्नेंस को, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क भी है बिकॉज IFRS 16 में एस्टिमेट्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी है, प्लस इसको काम करने के लिए मुझे सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड. टेक्निकली ये लिखा हुआ अर्ली एप्लीकेशन, हाँ नहीं लिखा हुआ. अगर लिखा हुआ भी होता तब भी कैम था. आयजा 706 में लिखा हुआ है, अगर आप अर्ली अडॉप्ट करोगे ना IFRS को, जानती हो आयजा 706 में लिखा हुआ है. 706 कौन सा है? EOMP. तो अगर आप किसी अकाउंट स्टैंडर्ड को अर्ली अडॉप्ट करोगे तो ये इंफ्लुएंस जो मैटर पैराग्राफ है 706 में लिखा हुआ है. अगर सवाल में ये लिखा हुआ भी होता ना कि अर्ली अडॉप्शन है, उसके बावजूद कैम में कम्युनिकेट होता. क्यों? बिकॉज अगर कोई मैटर कैम भी है और एम्फेसिस भी है तो वो कैम में कम्युनिकेट होता है. और एम्फेसिस कब कम्युनिकेट होता है? जब आपने कोई एडिशनल कम्युनिकेशन करनी हो. ये मैटर तो ऑलरेडी कैम की डेफिनेशन पूरी कर रहा है, और जब कैम से कम्युनिकेट हो रहा है तो फिर एम्फेसिस कैसे आएगा भाई? देख रहे हैं यहाँ फंसता है बच्चा. सुनिएगा मेरी बात को, तो ये मैटर कहाँ कम्युनिकेट होगा? कि प्रोवाइडेड दैट द मैटर इज adequately correctly account for and disclosed. क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये बात समझ आती है? मेरा रिपोर्ट में क्या फर्क आएगा, मेरी ओपिनियन क्या होगी? क्लीन होगी इसकी वजह से, अनमॉडिफाइड होगी. मेरा बेसिस फॉर ओपिनियन सारी से सही. मेरे पास किस चीज की हेडिंग आ जाएगी? कि ऑडिट मैटर की हेडिंग आ जाएगी, जहां पे मैं क्या बताऊंगा? उसकी डेफिनेशन बताऊंगा. मैं फिर बताऊंगा की ऑडिट मैटर किसके ऊपर, जल्दी से बताते हैं किसके ऊपर प्यारे बच्चों? कैम किसके ऊपर? लीजेस IFRS 16 के ऊपर. और मैं क्या बताऊंगा? व्हाई इट इज अ कैम, रेफर टू डिस्क्लोजर एंड द की ऑडिट प्रोसीजर. मेरी रिपोर्ट में ये चेंजेस आ जाएंगे. कितने लोगों ने लिखा था? ये लिखा था, कैम तक पहुंच गए थे प्यारे बच्चों. एक और चीज यहाँ पे आएगी, ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है तो अदर मैटर पैराग्राफ भी आएगा जिसमें आप लिखोगे कि पिछले साल का ऑडिट किसी और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया था जिसने फला तारीख को फला ओपिनियन एक्सप्रेस करी. कितनी बार पढ़ा हुआ है, कितनी बार पढ़, लेकिन सब सवाल में लिख दिया. योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ in the retiring auditor. सही है, in the place of retiring auditor. It means first year audit है तो आपकी रिपोर्ट में एक और बड़ा चेंज आएगा.
सर ओएमपी याद थी हमें चारों की चारों। सर एक चीज क्यों पूछे तुझसे भाई, एक सवाल में 4 चीजें पूछेगा वो, एक सवाल में तो वो 4 चीजें पूछेगा भाई, क्या हो गया? समझ रहे हैं, एक सवाल में 4 चीजें पूछेगा भाई। वो सवाल आपको लग रहा होगा इनहेरेंट रिस्क रिडक्शन रिस्क है, आंसर आएगा 530 सैम्पलिंग में लिखा हुआ है। सवाल वो आपसे पूछ रहे ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस रिस्क कोऑर्डिनेट्स फॉर आंसर इसका आएगा 570 कोई कंसर्न से है। कौन सी दुनिया में है आप? नहीं, इसमें टेक्निकलिटी थी, यहाँ पे पिक करने के मार्क्स ज्यादा थे भाई। आपने लिखना क्या है, एज देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सही है, which requires the significant efforts from the auditor, the amount is material to the FS and the matter has been communicated to those charged with, therefore this matter meets the definition of a key audit matter। तो मेरा रिपोर्ट में चेंज क्या आएगा, मेरा रिपोर्ट में चेंज आएगा, मैं कैम की हेडिंग डालूंगा, कैम की डेफिनेशन दूंगा, लीजेस के ऊपर कैम कम्युनिकेट करूंगा, और क्या कम्युनिकेट करूंगा, व्हाई इट इज अ कैम, वो 2-3 लाइन आपने प्रोसेस लिखी। प्लस एज दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट, the audit shall include the other matter paragraph in the audit report। और उसमें क्या बताऊंगा, the previous year audit has been performed by the another firm of। तो एमपी के 2-2.5 मार्क्स थे यार, पिक करने के मार्क्स थे ना, लिखने के मार्क्स थोड़ी है। अब तो पिक करने के मार्क्स है भाई, लिखने के मार्क्स नहीं, हमेशा याद रखिएगा। वो दौर चला गया कि स्टेट फॉर प्रोसीजर ऑफ आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब दौर किस चीज का, कि पिक करके बताओ कि ये आरपीबी है और ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स। अब इस चीज का मार्क्स है, ये तो हमारा मसला, पिक नहीं करते यार। मैं हल्फन कह सकता हूँ, कोई बच्चा जो आज ये सोचकर आया होगा कि यार मुझे तो लगता था मैं गलत फेल हुआ हूँ या मेरे गलत मार्क्स आए, मैं आपको हल्फन एक चीज कह सकता हूँ, आप ही और जब इस माइंडसेट में आ गए ना, अब 6 महीने तुम्हारे जाया नहीं होंगे इंशाल्लाह यार। अब तुम्हें पता होगा मेहनत कर, कोई चीज किसी एंगल से नहीं छोड़नी है। सुनिएगा मेरी बात को, किसी एक चीज को भी किसी एक एंगल से भी नहीं छोड़ना है। अगर रिपोर्टिंग है तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन भी पता होनी चाहिए, रिपोर्ट का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग भी पता होनी चाहिए, रिपोर्ट में कहां कहां चेंजेस कब कब आएंगी वो भी पता होना चाहिए। अब हर एंगल को 360 कवर करना है आपको। यहाँ तक बात समझ, नहीं तो फेल ही होना है आपने प्यारे बच्चों। एटलीस्ट आपको पता चल गया कि देखें आईकेएफ ने आपसे वो चीजें टेस्ट करी जो आपको पता ही नहीं है, वो चीजें उसने आपसे पूछ ली जो उसने आपसे पहले कभी आपसे, या अगर पूछी भी थी तो उसके पूछने का तरीका पहले कुछ और था। ओएमपी 1000 बार पूछ चुका है फर्स्ट ईयर ऑडिट में क्या करेंगे, बट इस बार पूछने का तरीका हर एंगल से, हर रिक्वायरमेंट से आपको कवर करना है प्यारे बच्चों। कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि आखिर के 1 महीने में कवर करूंगा, नहीं, आखिर के 1 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। जो पुराना कवर किया हुआ है वो भी आखिर के 1 महीने में कवर नहीं होगा। अभी तो आपने बड़े डिसिप्लिन अप्रोच के तहत चलना है। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? चले, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, हाँ, इसका सिंपल सा आंसर दूं, सिंपल आंसर दूं, आपकी जो कैफ की ग्रेड है वो टेक्निकली अलाइंड हो चुकी है सीफैप की ग्रेड के साथ। सिंपल सी बात, और बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, सीफैप को पढ़ाता हूँ, एमएससी पढ़ाता हूँ। आपकी कैफ की ग्रेड टेक्निकली कहाँ पे अलाइंड हो चुकी है? सीफैप में हर अटेम्प्ट में ऑडिट रिस्क और प्रोसीजर का लाजमी सवाल है, लाजमी सवाल है। हर अटेम्प्ट में रिपोर्टिंग का लाजमी सवाल है। समझ आ रही है? तो ये चीजें आप हमारी सीफैप ग्रिड की जो चीजें थी उसको कैफ ग्रिड का पार्ट बनाते हैं। उस पर बेसिकली कोशिश करी गई है। देखिए अगर आप पास पेपर्स देखेंगे ना, आपको इंटरनल ऑडिट, आरपी, एक्सपर्ट दिखेगा ही दिखेगा। क्यों? वो जिस ग्रिड में था उसमें थे 6 स्टैंडर्ड्स। वो जिस ग्रिड में था उस ग्रिड में थे 6 स्टैंडर्ड। कौन से 6 स्टैंडर्ड थे? सब्सिक्वेंट इवेंट था, रिटन रिप्रेजेंटेशन था, कंफर्मेशन था, सही है, आईएसआरई 2400 था, इंटरनल ऑडिट था, एक्सपर्ट था और रिलेटेड पार्टी था। तो अगर आप पास पेपर्स देखें ना, आपको कंफर्मेशन के तो बेतहाशा सवाल दिखते रहेंगे। आया लास्ट टाइम में आरपी भी नहीं आया। आप समझ रहे हैं इसकी बात को? इंटरनल ऑडिट के ऊपर शायद थ्योरी वगैरह पूछी, एक्सपर्ट के ऊपर थ्योरी। वो ग्रेड जहां पे 35 नंबर का पेपर आता था, 10 नंबर का भी पेपर नहीं आया।
पास पेपर कहाँ से रेलिवेंट होंगे? आप पिछले 6 का पास पेपर करेंगे तो आपके 35 मार्क्स की अच्छी तैयारी करें, पेपर में 38 मार्क्स का। बट अगर आप पास पेपर्स देखेंगे आपको मटेरियलिटी के सवाल नहीं दिखेंगे इतने, आपको स्ट्रेटेजी के सवाल नहीं दिखेंगे इतने, आपको रिस्क के सवाल नहीं दिखेंगे इतने इतने ऑडिट प्रोसेस, आपको सैम्पलिंग के सवाल नहीं दिखेंगे यार, आपको सब्सटेंटिव नहीं दिखेगा, आपको इंटरनल कंट्रोल नहीं दिखेगा। अब वो आपसे टेस्ट करेगा आपको, बिकॉज़ उसने ग्रिड ऐसी बना दी है कि वो आपसे जितना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिस्क, अगर वो रिस्क 20 नंबर का सेट में पूछ रहा है ना, और अगर पुरानी वाली ग्रिड होती तो आपको पता है, आपको पता है उसके पास 12 स्टैंडर्ड बचते बकिया 12 नंबर के सवाल पूछने के लिए। सबको पता है ना, ग्रिड सी सबसे, ग्रिड बी सबसे बड़ी थी, आइजा 300 भी था, 315 भी था, 320 भी था, 330 भी था, सब्सटेंटिव भी था, एनालिटिकल भी था, इंटरनल कंट्रोल भी था, सैंपलिंग भी था, डॉक्यूमेंटेशन भी था, आइजा 700 भी था, 701 भी था, 705 भी था, 706 भी था, 10-12 स्टैंडर्ड थे और रिस्क भी था उसके अंदर। तो अगर रिस्क से 20 नंबर का सवाल पूछ लेता आपसे तो बाकी 12 स्टैंडर्ड से क्या पूछ ही नहीं पाता, तभी वो रिस्क पूछता नहीं था। तो इतनी बड़ी ग्रेड है और 35 नंबर कवर करना कैसे करूं? अब उसको पता है प्लानिंग से 20 नंबर का पूछना है, पूछो रिस्क 20 नंबर का है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब ग्रिड का गेम हो गया प्यारे बच्चों, मसला ये है कि तभी आपसे बार बार कह रहा हूँ, और ये जो ICAP ने सीट एक्सचेंज करी है और उसके अंदर छुप छुप के जो कॉन्सेप्ट उसने ऐड करे हैं ना, आपको तो पता भी नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत से बच्चे ने आर्म्स लेंथ नहीं पढ़ा होगा, बहुत से बच्चे ने ये नहीं पढ़ा होगा कि ट्रांजैक्शन आरपी के अलावा किसी के साथ आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो क्या करेंगे, नहीं पढ़ा हुआ, स्टडीज में नहीं था पहले, उसे डाल दिया। अब वही आप आइजा 550 रिवाइज करके जाएंगे, 10 नंबर का सवाल आ गया आर्म्स लेंथ वगैरह का, बच्चा बोलेगा यार कैसे, क्या तक बात समझ आ रही है? अच्छा जी, सॉरी, सीफैप के सवालात भी वो जो आपके लिए रेलेवेंट है। अगर आप सीफैप का पेपर उठाएंगे तो आप पहला सवाल देखेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका 1.5 घंटा जाया हो जाएगा उस सवाल को ढूंढने में, उस सवाल को समझने में। क्यों? उसमें जो रिस्क का सवाल होगा उसके अंदर शेयर बेस्ड पेमेंट भी होगी, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। उसके अंदर आप सवाल पढ़ेंगे तो उसमें डेरिवेटिव भी होगा, हेजिंग भी होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो आप जब सवाल देखेंगे आप और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये काम तो मेरा है ना, बिकॉज मुझे पता है कौन सी चीज सीफैप में, कौन सी चीज कैफ में, कौन सा सवाल रेलिवेंट है, कौन सा सवाल रेलिवेंट नहीं है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ मुझे पता होता है ये सवाल हमारे पास सीफैप का है, जो कि हम कैफ के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा जी, अगला सवाल क्या, जल्दी से आ जाए। हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैं थ्योरी मार्क्स देखूं 5 4 9 9 5 14 और ऊपर 7 नंबर का सवाल आया था पहला, 21 नंबर आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, 80 नंबर आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। 21 में से अगर थ्योरी में आपके 15 मार्क्स आ भी गए, आप अपने आप को इतने आ गए होंगे, आप अपने आप को एनालाइज करें कि 80 में से आप 35 मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते। अगर इस 20-21 में से आपके कितने मार्क्स आ गए, 15 मार्क्स, और 6 मार्क्स बता रहा हूं मैं, ये अगर ये आ भी गए तो बकिया जो आपके पास 80 नंबर का पेपर था उसमें से आपको 35 मार्क्स सिक्योर करने पर आप 35 मार्क्स सिक्योर नहीं कर सके। और जिस बच्चे के मार्क्स ही 38 हैं, तो 38 में से 15 मार्क्स तो ये, तो मतलब आपने बकिया इन सारे सवालों में से 24 मार्क्स सिक्योर करे 80 में से। यू सोचिएगा, कभी आप लोग एनालिसिस करिएगा तो आपने बकिया इन सवालों में से 24 मार्क्स सिक्योर करे 80 में से। इस तरीके से सोचना, थ्योरी वाले में जो आपको लगता है ना सही है यार, तो आप कहें यार मेरे इतने मार्क्स तो आए, तो भाई इसका मतलब बाकी में से जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसमें क्या मेरे ये मार्क्स आए। ये थ्योरी पास नहीं करवाएगी आपको प्यारे बच्चों, असल पास करवाने वाली चीज कौन सी है आपकी, आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। एक बच्चे ने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बड़े अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे, कॉन्सेप्ट दिए होंगे ना, उसको थ्योरी में ऑटोमेटिकली मार्क्स मिल रहे होंगे, उस आईकैप आपसे इंप्रेस्ड हो चुका होगा, तो पेपर चेक कर रहा होगा, वो इस चीज से इंप्रेस हो चुका होगा कि यार बच्चे को कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो थ्योरी ऊपर नीचे हो भी गई ना, वो आपको एक मार्क्स दे रहा होगा, तो उसको पता वो कॉन्सेप्चुअली साउंड है बच्चा। थ्योरी बहुत अच्छी करके आ गए, सिनेरियो में जब वो आके देखेगा बोलेगा यार इसको तो मतलब एक इंप्रेशन बन जाएगा। उसका क्या इंप्रेशन बनेगा, उससे रट्टा लगा क्या है यार, मतलब जो पेपर चेक कर रहा होगा यार फर्म का पार्टनर ही होगा ना, डायरेक्टर होगा, तो बड़ी चीज होगी ना, फर्म का ही बंदा होगा ना, कोई आम बंदा तो नहीं होगा जो कि टैक्स का बंदा तो बैठ के आप ऑडिट का पेपर चेक नहीं कर रहा होगा ना, ये तो पता है ना यार कौन चेक कर रहा होगा पेपर, ये फर्म का बंदा ही कर रहा होगा। तो वो तो एक चीज क्लिक कर जाएगा ना यार कि बच्चे में पोटेंशियल है कि नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये जरूर एनालाइज करना कि जो 21 नंबर की थ्योरी हुई थी उसमें कितने मार्क्स आते हैं आपके, बाकी में आप क्या मार्क्स सिक्योर करें, आपने कितने लोगों के 30 से 40 में मार्क्स है,
तो वाली बात थोड़ी है यार, मेरे खुद एडवांस और की मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, मेरे खुद 30-35 मार्क्स आए, मसला थोड़ी है। तो अगर 35 मार्क्स तुम्हारे लेट से मैं एज्यूम करता हूँ 40, तुम्हारे 40 मार्क्स अगर आए तो तुम्हारे 15 मार्क्स अगर थ्योरी में आए तो बाकी 80 में से तुम 25 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो। तुम्हारे दोस्त 37, अगेन 37 अगर 15 मार्क्स तुम्हारे पास, इट मींस तुमने 80 में से 22 मार्क्स सिक्योर करे यार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से। 80 में से 22 मार्क्स, आप सोचे इस चीज को, 20% भी नहीं हुआ यार। हर सवाल में मेरे मतलब 13 नंबर का सवाल में मुझे 3 नंबर 4 नंबर मिले होंगे। ये एनालाइज अपने लिए जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक बात समझ आती है? हमारे पास आखिरी सवाल प्यारे बच्चों, आ जाए जल्दी से। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। आसान सवाल था। पहला सवाल, द कंपनी फॉर ईच ऑफ